Hello students, today I am going to start a new chapter of class 10th, chapter 2 Nationalism in India part 1। तो सबसे पहले ये है पेज नंबर 29 में। इसमें लिखा है एज यू हैव सीन मॉडर्न नेशनलिज्म इन यूरोप केम टू बी एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट्स। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जैसे कि आप देख चुके हैं कि यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही राष्ट्र राज्यों में भी एक तरीके से यूनिटी फॉर्म हुई थी, तो इसके बारे में भी लोगों की समझ बदलने लगी थी। तो हम इस चैप्टर में जानेंगे वे कौन है, इनकी पहचान, इनकी बात, इनकी परिभाषित या उनकी भावना, कैसे लोगों के प्रति राष्ट्र के प्रति लगाव का भाव पैदा होने लगा। नए तरीक़ों से, नए चिन्हों से, नए गीतों से, नए विचारों से इन्होंने साथ में एक तरीके से काम करा यूनिटी में। तो ज़्यादातर देशों में इस नई राष्ट्रीय पहचान का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया में हुआ, पर इसमें एक चिंता भी पैदा हुई। तो हम देखेंगे कि कैसे कॉन्सिक्वेंसेस इमर्ज्ड इन इंडिया। तो इंडिया में ऐसी कैसी कॉलोनीज आई, ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म हुआ और क्या सबको एंटी कॉलोनियल रूल की तरफ कनेक्ट करा। तो ना पीपल बिगेन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन प्रोग्रेस। तो हम देखते हैं कि लोगों के अंदर यूनिटी आई, गहरी सोच आई। लोगों ने अपने शासक के खिलाफ, जो कि ब्रिटिशर्स थे हमारे यहाँ, इनके खिलाफ संघर्ष किया, एकता को पहचाना लोगों ने। नई ताकतों के साथ नए आइडियाज़, नई थिंकिंग लेके आए, लीडर्स फॉर्म हुए, स्वतंत्रता के मायने बदले। यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए, हर कास्ट, क्रीड, कलर के लोग एक साथ होके उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई करी। तो पहले भी एक हम जान चुके हैं कि भारत में कैसे यूनिटी, डाइवर्सिटी आई, लेकिन सब कुछ चेंज होने लगा 1920 से। तो अब हम सबसे पहले इसमें ये जानेंगे कि 1915 के बाद जब गांधी जी इंडिया आ गए थे, तो ऐसा क्या हुआ और पहला विश्व युद्ध में ऐसा क्या हुआ जिसने पूरी कंट्री को यूनाइट करने की कोशिश करी। तो नेशनलिज्म इन इंडिया, तो ये है मास प्रोसिक्यूशन ऑन द स्ट्रीट्स बिकेम अ कॉमन वार। नाउ फर्स्ट पार्ट इज द फर्स्ट वर्ल्ड ऑपरेशन मूवमेंट। तो ये तीनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें हमें ये जानना है कि नेशनलिज्म क्यों हुआ। तो सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, खलीफत मूवमेंट आई, नॉन कॉपरेशन हुआ, लोगों के अंदर एक स्टैंड आया मूवमेंट के लिए, सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट हुआ, लोगों को अपने भारत की अहमियत समझ में आई, लोगों को अपने फ्रीडम की अहमियत समझ में आई कि पीपल कैसे स्ट्रगल करें इम्पेरियल डोमिनेशन के लिए, कैसे ग्रोथ हो नेशनलिज्म के लिए, कॉलोनीज़ कैसे आगे फॉर्म हो, इकोनॉमिकल पॉलिटिकल सिचुएशन हमारे भारत की उस समय क्या थी, कैसे लोगों के अंदर विलेजेस, गांव सब यूनाइट हुआ और एकता के लिए लोगों के अंदर एक इफेक्ट आया। तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखो, आफ्टर 1919 वी सी नेशनल मूवमेंट स्प्रेडिंग to importing new groups and developing new struggle. How do West Indies develop? What implication did they do have? So first of all, the war created a new economical political situation. तो देखो 1919 के बाद हमने ये देखा कि बहुत सालों तक राष्ट्रवाद आंदोलन आए, नए इलाके फैले, सामाजिक समूह शामिल हुए, संघर्ष हुआ, नए तरीके के बदलावों को हम समझ पाए। तो सबसे पहली बात ये थी कि विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी। इसके कारण रक्षा व्यय में भारी हिफाजा हुआ था। तो इस खर्चे पर भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पे कर्जे लिए गए, और हम कह सकते हैं कि इसमें बहुत चीज़ों की वृद्धि भी हो गई, कम। तो सीमा शुल्क भी बढ़ गया, जो हम टैक्स के नाम पे जानते हैं। टैक्सेशन हर जगह शुरू कर दिया गया। युद्ध के दौरान कीमतें तेज़ी से बढ़ गईं। तो 1913 से हम 1918 के बीच देखते हैं कि कीमतें हर चीज़ की दुगनी हो गई। तो लोगों के लिए बहुत मुश्किलें पड़ गईं। गाँव में सिपाही और जवानों की भर्ती होने लगी। हर इलाके में गुस्सा हो गया, लोगों के अंदर आक्रोश आ गया। 1918, 1919 और 1920-21 में देश में बहुत सारे हिस्से में फसल खराब हो गई। इसके कारण खाद,
पदार्थ का भारी अभाव हो गया था। उसी समय फ्लू की महामारी फैल गई थी। तो 1921 में हम देख सकते हैं कि जनगणना के मुताबिक बहुत बड़ी महामारी एपिडेमिक भी चालू हो गया था। तो कम से कम 130 लाख लोग इस समय मारे गए। तो लोगों को उम्मीद थी कि युद्ध ख़त्म होने के बाद उनकी मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसी समय एक नया नेता सामने आया, संघर्ष में एक नया ढंग आया, एक नया तरीका पेश हुआ, जिसको हम कहते हैं महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। तो देखो, ये था कि चीज़ें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी, लोगों की उम्मीदें ख़त्म हो चुकी थी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार ने नेशनल मूवमेंट को एक जोर दिया। नई पॉलिटिकल सिचुएशन राइज हुई। सोल्जर्स जो ज़बरदस्ती विदेशों में सप्लाई कर दिए गए थे मरने के लिए, वर्ल्ड वार वन में दे दिए गए थे इंडियन सोल्जर। तो लोगों के अंदर बहुत गुस्सा था ब्रिटिशर्स के लिए कि आप हमारी कंट्री तो कॉलोनियल रूल कर ही रहे हो, लेकिन हमारे लोगों को क्यों आप बाहर भेज रहे हो। तो इतने न्यूमरस चेंजेस हो गए थे इस समय कि गांधी जी का एक तरीके से आना वॉज अ बेसिक इम्पैक्ट। तो अब हम जानते हैं आइडिया ऑफ सत्याग्रह। तो सत्याग्रह देखो एक तरीके का नोवल मेथड है, मास एजिटेशन, लोगों का जुड़ा। गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। गांधी जी ने वहाँ पर रेसिस्ट मूवमेंट रीजन प्ले आउट करा था। तो गांधी जी का आइडिया था सत्याग्रह का, पावर ऑफ ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, सच्चाई और एक तरीके से बिना विद्रोह के काम करना। इसका मतलब ये नहीं था कि सच्चाई में ताकत नहीं है, लेकिन स्ट्रगल अगेंस्ट इनजस्टिस या फिजिकल फोर्स को ना यूज़ करके ऑपरेशन जारी करना बहुत ज़रूरी था। तो देखो, महात्मा गांधी 1950 में भारत में लौटे। इनने पहले दक्षिण अफ्रीका में थे। एक नए तरीके से इन्होंने आंदोलन अपने रास्ते पे चलाया। ये है यहाँ पर सत्याग्रह की फोटो। तो महात्मा गांधी वॉज लीडिंग द वर्कर्स। तो ये भी हम देख सकते हैं कि देखो, द रेसिस्ट रीजन विद अ नोबल मेथड ऑफ मास एजिटेशन इज कॉल्ड सत्याग्रह। तो जितने भी नए तरीके सफलतापूर्ण हुए, तो इस पद्धति पे हम जान सकते हैं कि सत्याग्रह कहते हैं। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह करना, की खोज पर जोर दिया गया है। तो इसका अर्थ ये भी है, अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो आप कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हो। तो किसी भी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। तो प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता के सहारे नहीं, बल्कि सत्यराही केवल अहिंसा के सहारे ही अपने संघर्षों को सफल कर सकता है। इसके लिए हमने देखा कि शत्रुओं भी घबरा जाते थे इस समय। शत्रु को भी नहीं पता था कि लोग इतना सत्य को स्वीकार कर लेंगे और इसके विषय में आगे बढ़ जाएंगे। तो इस संघर्ष में सत्य की जीत हुई। गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का ही धर्म सभी भारतीयों को एकता का सूत्र में बांध सकता है। तो भारत अपने आप में या गांधी जी की कोई स्थितियों पर सत्याग्रही आंदोलन नहीं चला, बल्कि हमने ये भी देखा है कि 1917 में बिहार में चंपारण इलाके के दौरान में गांधी जी ने किसानों के लिए संघर्ष करा और वह जीते। तो लोगों में भी एक प्रेरणा बढ़ी। 1917 में उन्होंने गुजरात में खेड़ा जिले में किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। तो फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण खेरा जिले में किसान लगान चुकाने में स्थिति में नहीं थे। तो वह चाहते थे कि लगान वसूली माफ़ हो जाए या 2-3 साल बाद देना पड़े। तो 1918 में भी अगर हम देखते हैं, तो महात्मा गांधी ने सूती कपड़ा पे कारखानों में मजदूरों को एक तरीके से सत्याग्रह आंदोलन में अहमदाबाद में बहुत ज़्यादा काम किया। तो ही जनरेटेड द कॉन्फिडेंस अमॉन्ग द पीपल कि कैसे ये अपना कॉन्फिडेंस आगे बढ़ा सके पावर और ट्रुथ नॉलेज के बारे में, और इनजस्टिस के खिलाफ लड़ाई करने में, नॉट यूजिंग फिजिकल फोर्स व्हेन फाइटिंग टू द ऑपरेसर, कॉन्शियसनेस लेवल रखने में, ट्रुथ रखने में। तो सत्याग्रह वॉज अ मोस्ट इफेक्टिव प्रोटेस्ट ऑफ गांधी जी। ही बिलीव दैट सत्याग्रह could unite all regions of India, and this made him popular among everyone. सो चंपाराम में 1916 में पीजेंट्स इंस्पायर हुए बिहार के। खेदा में 1917 में हमने देखा गुजरात के लोग इंस्पायर हुए इनके।
अहमदाबाद में हमने 1918 में देखा अहमदाबाद में कि कॉटन मिल वर्कर्स इनके साथ हुए. तो ही जनरेटेड द मास कॉन्फिडेंस अमॉन्ग द पीपल एंड ही कैरी आउट all the acts regarding. He was a leader of the country. He carried out non-violent civil disobedience movement. रैलीज निकाली इन्होंने, रेलवे वर्कशॉप्स की स्ट्राइक्स हुए. तो ही वॉज नाउ बिकमिंग अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडियन सोसाइटी. अब इसके बाद रॉयल टैक्ट है, वो अपन सेकेंड पार्ट में देखते हैं.